हाय, वेलकम बैक। आज हम एक नया कंसेप्ट करेंगे, एक नई एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, जिसमें हम किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो अपने पास ये एक साल्ट है, दैट साल्ट इज द एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। दिस साल्ट इज नोन एज द एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इस साल्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, साथ में वाटर कैसा होगा, वेरी डाइल्यूट अमाउंट, यानी कि एक होगी मिनिमम अमाउंट इसमें एसिड प्रेजेंट रहेगा। H पॉजिटिव की अमाउंट भी प्रेजेंट रहेगी, बट H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी रहेगी, वेरी डाइल्यूट, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी प्रेजेंट है H पॉजिटिव की वाटर के अंदर। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि H3O पॉजिटिव। जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमें पता है कि साल्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है और बेस बनता है। तो यहां से एक तो बन जाएगा एनिलीन, दैट इज द एनिलीन, जो काम करेगा किसका, बेस का, और साथ में क्या बनेगा, दैट इज द HCl, जो काम करेगा किसका, एसिड का। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज द एसिड। तो इस रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना है, यानी कि हमें इस रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। KH की वैल्यू क्या करनी है जी, फाइंड आउट। तो पहले ये समझते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता क्या है, किस प्रकार से हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को डिफाइन करें। तो डेफिनेशन सुनो, लेट अस टेक, मान लो ये कोई रिएक्शन हो रही है, तो T बराबर 0 टाइम पे लेट अस टेक इसकी जो कंसंट्रेशन है वो A है। लेट अस टेक जो वाटर है, वाटर बोले तो एक प्रकार से जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे B है, ये यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये जो वाटर है ये किस में ले रहा हूँ जी, मैं एक्सेस क्वांटिटी में ले रहा हूँ, और जो चीज एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वो कितनी कंसंट्रेशन होती है उसकी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि उसका यूज जो कंजप्शन यदि होता भी होगा तो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में होता होगा। कब, जब कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो। जैसे समुद्र का एग्जांपल लें, समुद्र में से एक बाल्टी पानी को निकाल लो, एक बाल्टी पानी को ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वैसे यहाँ है, यहाँ वाटर का यूज तो कर रहे हैं, बट वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस में होने की वजह से ये जो कंसंट्रेशन B है वो एक प्रकार से क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है, बिकॉज वाटर की जो कंसंट्रेशन में ले रहा हूं यहाँ पर वो क्या, कैसे ले रहा हूं, दैट इज द एक्सेस में ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा, फिलहाल T बराबर 0 टाइम था तो किसी प्रकार का कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ था। जब T बराबर T टाइम आया तो इसका कुछ कंटेंट क्या हो गया जी, हाइड्रोलाइज्ड हो गया। इसका कुछ कंटेंट हाइड्रोलाइज्ड हो गया। मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, लेट अस टेक यहाँ पे एक की बराबर 100 है, तो ना तो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ ना HCl का फॉर्मेशन हुआ है T बराबर 0 टाइम पे। पर T बराबर T टाइम पे ये 100 मॉलिक्यूल थे, मान लिया 100 में से कोई 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो गए, यानी कि 5 मॉलिक्यूल वहां पे किसके फॉर्मेशन हो गया, एनिलीन का, और 5 ही किसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज द HCl का, और 5 ही मॉलिक्यूल ये हाइड्रोलाइज्ड हुए हैं। तो बच कितने गए, जो अब भी अनहाइड्रोलाइज्ड है, दैट इज द कितने बच गए, A - X, जहां पर A कितना है 100 माइनस X कितना है, दैट इज द 5, यानी कि कितना बच गया, दैट इज द 95। तो ये यहाँ पे क्या है जी, X की अमाउंट, यानी कि एक प्रकार से मैं आप ये कहो कि जो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, बार साल्ट से। साल्ट जहां लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन है
कौन सी कंसंट्रेशन? वो कंसंट्रेशन जो हाइड्रोलाइज्ड हुई है वो बराबर है कितना? जितना अमाउंट ये हाइड्रोलाइज्ड होगा उतना ही एनिलीन जो है वो क्या होगा? फॉर्म्ड होगा, और उतना ही HCl जो है, एसिड जो है वो क्या होगा? दैट इज द फॉर्म्ड होगा। ठीक है, फॉर्म्ड होगा। इस एनिलीन को आप बोल सकते हो, यहाँ पे बेस भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो? दैट इज द बेस। बेस की वैल्यू क्या होगी? फॉर्म्ड होगी। तो आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना है, यानी कि K ऑफ H की वैल्यू यदि निकालनी है तो कैसे निकालेगी? दिस अमाउंट दैट इज द, यहाँ पे क्या है? एनिलीन की कंसंट्रेशन। एनिलीन की कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशन? जो यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है वो, मल्टीप्लाई दिस कौन सी? दैट इज द एसिड की कंसंट्रेशन जो यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है वो, डिवाइड बाय दैट इज द साल्ट की कंसंट्रेशन जो यहाँ पे अनहाइड्रोलाइज्ड है, जो यहाँ पे अनहाइड्रोलाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलाइज जो हुआ वो तो उसने तो फॉर्मेशन कर दिया बेस का भी और एसिड का भी, जो बच गया वो अपने को लिखनी है। तो यहाँ पे कितना बच गया? जो हाइड्रोलाइज्ड होके फॉर्म हुआ था वो, दैट इज दिस। यहाँ ये एनिलीन की जगह फिर से वापस बैक क्या पुट कर दो? दैट इज द बेस। यानी कि बेस कितना फॉर्म्ड होगा, एसिड कितना फॉर्म्ड होगा, और साल्ट कितना अनहाइड्रोलाइज्ड है, यानी अब भी लेफ्ट है। वो वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे और वैल्यू किसकी निकाल लेंगे? K ऑफ H की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें वर्क करता है। मान लो अपने पास जो है वाटर लेयर है, लेट अस टेक दिस इज द वाटर लेयर, इसको आप बोल सकते हो एक्वस लेयर भी बोल सकते हो आप, एक्वस लेयर है, जहां पर क्या प्रेजेंट है? जहां पर एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है जी? प्रेजेंट है। अब जो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट होगा वो चीज तो अपने को पता ही होगा, यानी कि गिवन है वो है क्या? जो गिवन में है वो है क्या? वो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख लेता हूं। जो गिवन है वो है क्या? गिवन ये है कि जो साल्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल बोले तो एक प्रकार से जो टोटल कंसंट्रेशन है वो, मान लो कितनी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कितनी मान रखी है हमने? A मान रखी है। तो मान लो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो A मोल पर लीटर, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू क्या है? गिवन है। अब दूसरा गिवन क्या रहेगा कि वाटर की कितना प्रेजेंट है? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव एक प्रकार से ये कहो कि यहाँ पे कुछ न कुछ एसिड की अमाउंट भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि जब सारा का सारा यहाँ पे मान लो वाटर प्रेजेंट है और हम एसिड को डिजोल्व करें ही ना, तो साल्ट कभी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, और यदि होगा तो भी वेरी लिटिल क्वांटिटी में होगा, जिसको डिटेक्ट करना बहुत ही टफ टास्क है। तो साल्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो एसिडिक मीडिया में करवाएंगे। एसिडिक मीडिया कौन सा? वेरी डाइल्यूट एसिडिक मीडिया। तो वाटर के अंदर हमने H पॉजिटिव की अमाउंट ऑलरेडी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि एसिड की कितना ऐड किया है हमने इनिशियल में कितना ऐड किया? कहां? एक्वस लेयर के अंदर। दैट अमाउंट मान लो दैट इज द कितनी है? B मोल पर लीटर। यहाँ पे मैंने कितनी मान रखी है? ये B मान रखी है। दैट अमाउंट क्या है? B अमाउंट है किसकी? दैट इज द H पॉजिटिव की अमाउंट है, B मोल पर लीटर। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जी एनिलीन का फॉर्मेशन होगा और प्लस में HCl का फॉर्मेशन होगा, प्लस में HCl, यानी कि एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया और साथ ही साथ एसिड का क्या हो गया जी? फॉर्मेशन हो गया। यानी कि एक प्रकार से ये बात हो गई, कितना जितना ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ उतना ये फॉर्म्ड होगा, उतना ये फॉर्म्ड होगा। तो एक बार मैं मिटा देता हूं इसको ताकि मैं हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं? इन दिस केस क्या होगा? साल्ट जो है जितना हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, हाइड्रोलाइज बोल दो या इसको बोल दो कितना, जितना डिसोसिएट हुआ है उतना ही बेस बोले तो एनिलीन जो है वो फॉर्म्ड हुआ है,
और उतना ही एसिड जो है, एसिड बोले तो H पॉजिटिव HCl जो है उतना ही क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। कहां पर हुआ है ये सारी चीजें, ये हुई है एक्वस लेयर में। ये कहां हुई है, एक्वस लेयर में। तो मैंने लिख दिया है ये कहां हुई है, एक्वस लेयर के अंदर। तो हमें क्या निकालना है जी, KH की वैल्यू निकालनी। KH की वैल्यू कितनी, KH की वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस कितना फॉर्म्ड हुआ, यहां पे बेस कितना फॉर्म्ड हुआ, दैट इज द बेस बोले तो एनिलीन। बेस बोले तो यहां पे क्या है, एनिलीन। एनिलीन कितना फॉर्म्ड हुआ एक्वस में, वो फॉर्म्ड हुआ वो, इनटू में एसिड कितना फॉर्म्ड हुआ वो, एसिड कितना फॉर्म्ड हुआ वो, डिवाइड बाय साल्ट कितना एनहाइड्रोलाइज्ड है वो, साल्ट की वैल्यू कितनी एनहाइड्रोलाइज्ड है, एनहाइड्रोलाइज्ड, या बोल सकते हो आप अनडिसोसिएट हुई है वो कंसंट्रेशन अपने को लेना है। ठीक है, ओके, सारी बातें हमने लिख दी है। अब फिलहाल ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। ठीक है, फिलहाल जो इक्वेशन नंबर 2 है जो बताती है कि कितना हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हुआ है, वो कब एप्लीकेबल है, जब ओनली ऑन एक्वस लेयर है तब की बात। अब हमें क्या करना है, इस एक्वस लेयर के साथ में एक कोई दूसरी लेयर लेके आएंगे, कोई दूसरा सोलवेंट में लेके आया कांटेक्ट में, एक ऐसा सोलवेंट जो एक्वस के साथ जो है, जो एक्वस के साथ इमिसिबल का काम करे। वो जो सोलवेंट है, लेट अस टेक द बेंजीन है। बेंजीन जो है वो एक्वस के लिए नॉन मिसिबल यानी कि इमिसिबल लिक्विड का काम करती है, यानी कि वाटर और बेंजीन का भी आपस में डिजोल्व नहीं होते। दूसरा यहाँ पे खास प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि वाटर एंड बेंजीन आर इमिसिबल, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे एनिलीन जो है, सोल्युबिलिटी जो है एनिलीन की, सोल्युबिलिटी जो है एनिलीन की कहां, दैट इज द बेंजीन में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनिलीन की सोल्युबिलिटी कहां पर, वाटर के कंपैरिजन में। तो यहां जितना एनिलीन फाउंड हुआ उसका कुछ कंटेंट कहां चला जाएगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन लेयर के अंदर पहुंच गया। तो मान लो यहाँ पे कितना फॉर्म हुआ था, मान लो यहाँ पे x, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था x फॉर्म हुआ, तो जितना यहाँ फॉर्म होगा उसका कुछ कंटेंट यहाँ चला जाएगा, कहाँ पे, दैट इज द बेंजीन में। यानी एक प्रकार से मैं ये कहूं कि जो एनिलीन की जो कंसंट्रेशन है जो कि एक्वस में फॉर्म्ड हुई थी वो किसके बराबर होगी, दैट होगी एनिलीन की वो कंसंट्रेशन जो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एक्वस में फ्रीली प्रेजेंट है, वो प्लस में एनिलीन की वो कंसंट्रेशन कहां, दैट इज द बेंजीन लेयर में, जो कि बेंजीन लेयर में जो कि फ्रीली अवेलेबल है वो। तो हमें यहां कौन सी कंसंट्रेशन लेनी है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री कंसंट्रेशन लेनी है। तो जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगा, एनिलीन की कितनी ऐसी कंसंट्रेशन है जो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीली अवेलेबल है, दैट इज क्या आएगा, यहां पर एनिलीन की कंसंट्रेशन आएगी जो एक्वस में फ्रीली अवेलेबल रहेगी। दूसरा एसिड, इसको आप एज इट इज लिख लो, बाद में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब बता दूंगा मैं, एज इट इज लिख लो, फिलहाल ये लो फॉर्मूले ही लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब जी वैल्यू, दो वैल्यू मेरे को पता है कि ये वैल्यू पता है कि ये वैल्यू पता है। अच्छा दूसरी वैल्यू क्या, हाँ है, देखो एसिड की कुछ कंटेंट पहले से ही मेरे पास प्रेजेंट थी, जो वाटर के अंदर हमने वाटर को स्लाइटली एसिडिक कर रखा था। दूसरा कुछ कंटेंट एसिड का यहां पर फॉर्म्ड भी हुआ है। ठीक है, HCl की अमाउंट कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है। तो HCl की जो एसिड है, HCl बोले तो एक प्रकार से क्या है, जो एसिड है वो कितना अमाउंट फॉर्म हुआ है, टोटल जो कंसंट्रेशन है एक्वस लेयर में वो कितनी है, दैट इज एसिड की वो कंसंट्रेशन एक्वस में जो कि फॉर्म्ड हुई है वो प्लस में
एसिड की aqueous के अंदर ही कितनी ऐसी कंसंट्रेशन थी जो पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ तो कंसंट्रेशन पहले से प्रेजेंट थी, कुछ यहाँ पे फॉर्म्ड हो गई, तो टोटल कितनी होगी जी, इतनी होगी। ये वैल्यू सारी हमने क्या कर दी जी, पुट अप कर दी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें क्वेश्चन ये आया कि वैल्यू किसकी निकालनी है। हमें देखो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब अप्लाई करेंगे, यहां लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ NDL। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा इसके एनिलीन की कंसंट्रेशन कहां पर, जहां पे ज्यादा है, ज्यादा कहां है, दैट इज द बेंजीन में, तो यहां जाएगा जी बेंजीन, डिवाइड बाय एनिलीन की वो कंसंट्रेशन कहां पे, जहां पर aqueous में प्रेजेंट है, ये आ गई बेंजीन में, दैट इज द बेंजीन। और कौन सी कंसंट्रेशन है, फ्री कंसंट्रेशन, और ये यहाँ पे aqueous में कौन सी कंसंट्रेशन है, दैट इज द जो फ्रीली प्रेजेंट है। तो जी बेंजीन में कितनी प्रेजेंट है, यहां जितनी भी कंसंट्रेशन होगी वो भी मेरे को क्या होगी, पता होगी। एनिलीन की जो कंसंट्रेशन है बेंजीन लेयर में जो कि फ्रीली अवेलेबल है, वो लेट अस से C मोल पर लीटर है। ये मैं क्या कर सकता हूं, बाई टाइट्रेशन वैल्यू, बाई टाइट्रेशन मेथड we will be calculate easily, हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू के यहाँ पे जो पार्टीशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट था, डिस्ट्रीब्यूशन जो कांस्टेंट है वो भी मेरे को क्या है जी, नोन है। ओके, ये भी पता है, ये भी पता है। तो जी एनिलीन की कंसंट्रेशन आ जाएगी aqueous लेयर में, जो कि फ्रीली प्रेजेंट है, कितनी आएगी जी, लेट अस टेक ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो बेंजीन अपॉन के, बेंजीन में कितनी है C अपॉन के, लेट अस टेक दिस विल बी द C डैश मोल पर लीटर। ये वैल्यू हमने निकाल दी। कौन सी कंसंट्रेशन निकाली, ये हमने कौन सी कंसंट्रेशन निकाली है, एनिलीन की वो कंसंट्रेशन निकाली है जो कि aqueous लेयर में फ्रीली प्रेजेंट है। अच्छा अब देखो, अब यहां से देखो आप एनिलीन, इक्वेशन नंबर 3 से देखो, इक्वेशन नंबर 3 में अब एनिलीन की कुछ कंसंट्रेशन तो है बेंजीन में फ्रीली अवेलेबल, कुछ कहां है एनिलीन की कंसंट्रेशन जो कि प्रेजेंट है कहां पे, इन दिस केस aqueous लेयर में, कुछ यहां पे प्रेजेंट है, कुछ यहां है, दोनों का सम कर दो तो टोटल आ जाएगी, और टोटल ही मेरे को चाहिए, कितनी आई टोटल, वो यहां पे निकाल देंगे। यहां बाय इक्वेशन 3 मैं एक बार इसको मिटाऊं, यदि आप कहो तो ऊपर वाले इक्वेशन को मिटा देता हूं, ठीक है, उतार लेना नोटबुक में आप लोग, ठीक है। ओके, देखो बाय इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन से क्या निकला, आपने वैल्यू निकाली, एनिलीन की कंसंट्रेशन निकाली aqueous लेयर में जो कि फाउंड हुई थी, कैसे निकलेगी, एनिलीन जो aqueous में फ्रीली अवेलेबल है, ये हमने बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैलकुलेट कर ली, दैट इज द कितनी है C डैश, प्लस में एनिलीन की कंसंट्रेशन जो बेंजीन लेयर में फ्रीली अवेलेबल है, ये हमने बाय टाइट्रेशन मेथड जो है कैलकुलेट कर ली, दैट इज द कितनी है C। तो ये टोटल C प्लस C डैश, लेट अस टेक D मोल पर लीटर, ये हमने मान लिया कितना है, D मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसकी भी कोई जरूरत अपने को नहीं है क्योंकि ये इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया, मिटा दिया मैंने। अच्छा अब जितना एनिलीन फॉर्म्ड होगा उतना ही HCl भी तो फॉर्म्ड होगा। आप इक्वेशन 1 पे आ जाओ, तो जितना ये फॉर्म्ड हुआ है उतना ये फॉर्म्ड होगा, उतना साल्ट क्या होगा, हाइड्रोलाइज। तो मेरे पास वैल्यू किसकी निकलेगी, साल्ट की वो कंसंट्रेशन aqueous लेयर में जो कि हाइड्रोलाइज्ड हुआ है या जो कि डिसोसिएट हो गया, वो किसके बराबर है, वो बराबर है एनिलीन की वो कंसंट्रेशन aqueous लेयर में जो कि फॉर्म्ड हुई थी, वो इज इक्वल टू एसिड की वो कंसंट्रेशन
aqueous में जो कि फॉर्म्ड हुई है वो, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है डी मोल पर लीटर के बराबर है। ये भी हमने क्या कर दिया जी, अलग कर दो जी, आप इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब टोटल कंसंट्रेशन आओ, एसिड की टोटल कंसंट्रेशन कितनी आई भाई, एसिड की जो टोटल कंसंट्रेशन थी एक्वस में वो कैसे निकालूंगा, कितनी फॉर्म्ड हुई जी, डी फॉर्म्ड हुई, हमने पता कर लिया बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और एक्वस की टोटल फॉर्म्ड प्लस में इनिशियल कितनी थी जी, यहाँ पे इनिशियल कितनी थी, दैट इज द बी अमाउंट थी, तो आंसर क्या है जी, बी प्लस डी मोल पर लीटर, आंसर आएगा एसिड की टोटल कंसंट्रेशन। अब जी इसको मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एनिलीन की वो कंसंट्रेशन चाहिए थी जो फॉर्म्ड हुई है, दूसरा एनिलीन की वो कंसंट्रेशन चाहिए थी जो टोटल, यहां पे फॉर्म्ड मत लिखो, क्यों, क्योंकि ये एक्वस लेयर में ही है, और एक्वस में जितनी फॉर्म्ड हुई है वो प्लस जितनी इनिशियल है हुई है वो, ये यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखनी है, अपने को टोटल वैल्यू लिखनी है। दूसरा साल्ट की कौन सी कंसंट्रेशन लिखनी है, जो कि अनहाइड्रोलाइज्ड हुई है, जो कि क्या हुई है, अनहाइड्रोलाइज्ड, यानी कि जो अब भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं हुई, तो साल्ट की वो कंसंट्रेशन जो अब भी अनडिसोसिएट है, या आप ये कह सकते हो जो कि अब भी अनहाइड्रोलाइज्ड है एक्वस लेयर में, वो कैसे निकलेगी, साल्ट की जो टोटल कंसंट्रेशन थी एक्वस लेयर में, उसमें से हम घटा देंगे क्या, साल्ट की वो कंसंट्रेशन घटा देंगे जो कि हाइड्रोलाइज्ड हुई है या डिसोसिएट हुई है, हाइड्रोलाइज्ड हुई है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं, उसको साइड में लिख लूंगा नीचे फिर, ठीक है। साल्ट की जो कंसंट्रेशन थी एक्वस लेयर में जो कि एनहाइड्रोलाइज्ड है, एनहाइड्रोलाइज्ड है, वो कितनी आएगी, टोटल इनिशियल में कितनी थी, दैट इज द ए थी, डिसोसिएट कितनी होगी, डिसोसिएट ये होगी, साल्ट की हाइड्रोलाइज्ड या डिसोसिएट कितनी, दैट इज द डी, तो आंसर कितना आया, ए माइनस डी मोल पर लीटर। तो जो KH की वैल्यू आई वो कितनी आई, KH की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से, दैट इज द ऊपर क्या लेना था, जो रिएक्शन थी, रिएक्शन ये थी बेस एसिड और बेस, यानी कि यहाँ पे क्या लेना था, एनिलीन की वो कंसंट्रेशन जो कि फॉर्म्ड हुई है एक्वस लेयर में, और एसिड की वो कंसंट्रेशन एक्वस लेयर में जो टोटल प्रेजेंट है, डिवाइड बाय क्या लेना है, साल्ट की वो कंसंट्रेशन लेनी है जो कि एनहाइड्रोलाइज्ड है, यानी कि अब भी अनडिसोसिएट है एक्वस में। तो जो एनिलीन की टोटल जो फॉर्म्ड हुई है, एनिलीन की टोटल फॉर्म कितनी हुई है, दैट इज द डी अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई एसिड की टोटल कितनी है, एसिड की टोटल है बी प्लस में डी, डिवाइड बाय साल्ट की अनहाइड्रोलाइज्ड कितनी है, दैट इज द ए माइनस डी। आप इसको आप सोल्व कर लेंगे, हम इसको इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और हम पता लगा लेंगे कि कितना KH की वैल्यू है, हम इस चीज को क्या कर सकते हैं जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, कि किस प्रकार से किसी साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसी एप्लीकेशन को यदि आगे करो तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम किस प्रकार से फाइंड आउट करें, बाय द यूज ऑफ नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वो भी आप देख सकते हैं यहां से, वो भी बिल्कुल आसान है, मिटा देता हूं एक बार इसको, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली, कैलकुलेट। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। आप देखो यहां इक्वेशन क्या थी, रिएक्शन क्या थी, ये एक साल्ट था .HCl, ओके, यहां पे H3O पॉजिटिव था, डिसोसिएट हुआ, क्या बना
एनिलीन बना और क्या बना, HCl बना। ठीक है, t बराबर 0 टाइम पे ये कंसंट्रेशन मान लो, लेट अस टेक दिस कंसंट्रेशन विल बी द C कंसंट्रेशन, मान लिया C है, ये कितनी है, C नहीं A कंसंट्रेशन थी, A मान लो, ये टोटल था, हमने एक्सेस में रखी थी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये यहाँ पे कितनी फॉर्म हुई है, कितनी फॉर्म हुई है, यहाँ पे देख लो आप, D अमाउंट फॉर्म हुई है, तो आप इसको भी क्या लिख दो, D को छोड़ो आप X लिख दो, यहाँ पे क्या है X, T बराबर 0 टाइम पे फॉर्म हुई नहीं है, T बराबर T टाइम पे ये X फॉर्म हो गई, जितनी ये फॉर्म होगी उतनी ये फॉर्म होगी, तो यहाँ कितना बचेगा, दैट इज द A माइनस ऑफ X। अच्छा, ये तो हो गई अमाउंट की बात। अगर मैं इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस करूं तो वैल्यू क्या आएगी, इन टर्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि बोले तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है वो सुन लो। अल्फा की वैल्यू क्या कहलाती है, इसको कहेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल of salt that are hydrolyzed divided by total number of molecules of salt के टोटल मॉलिक्यूल में से कितने ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोलाइज्ड हो गए, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सिंपल वे में ये कह सकते हो, fraction of molecules of salt that are hydrolyzed। सिंपल डेफिनेशन है ये कि वो फ्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोलाइज हुए हैं, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल कितना फ्रैक्शन हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 100 अमाउंट था और ये मान लो यहाँ पे 20 अमाउंट क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया, तो बच कितना गया जी, ये यहाँ पे 80 बच गया। तो जी फ्रैक्शन कितना डिसोसिएट हुआ, 20 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द 20 डिवाइड बाय 100, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1/5, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सेम वे में ये को इसको यहाँ लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे ये इसको आप ऐसे लिखो, इसको मिटा देता हूं कि टोटल कंसंट्रेशन जो थी उसका अल्फा पोर्शन यहाँ फॉर्म्ड हो गया, टोटल का अल्फा पोर्शन यहाँ फॉर्म्ड हो गया, और टोटल में से जो फॉर्म हुआ है वो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1/5 था, तो 100 into 1/5 दैट इज द 20, तो 100 माइनस 20 बराबर आंसर कितना आएगा, अब भी 80 आएगा। यहाँ पे 100 into 1/5, अब भी कितना है आंसर 20, यहाँ भी 20। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है दैट इज द अल्फा की वैल्यू, सॉरी अल्फा कह रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो था वो कैसे निकाला आप लोगों ने, दिस वैल्यू इनटू में दिस वैल्यू अपॉन में a माइनस a ऑफ अल्फा। सोल्व करोगे तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन a इंटू 1 माइनस अल्फा, सोल्व कर लो, इसको ये कैंसिल कर दो, आंसर क्या बचा, a अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा। यानी कि जो आपका जो KH है वो क्या निकल के आया, KH निकल गया a अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आई है। अब यहाँ पे दो चीज है, तीन वेरिएबल है, एक अल्फा है, एक a है, एक KH है। a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, नोन है, KH बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू पुट कर दूंगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये था कि किस प्रकार से हम जो नर्वस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको यूज करने के बाद हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसी साल्ट का या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट किसी साल्ट का किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था उसका पूरा डेरिवेशन, ठीक है। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है, ओके। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।